11 मई 1988 दोपहर के 3:43 और इन 3, 2, 1 पोखरन के खेतोलाई में हुए इस ब्लास्ट ने भारत का इतिहास बदल दिया। इस ब्लास्ट ने दुनिया के सभी सुपर पावर कंट्रीज जैसे कि यूएसए तक को हिला दिया था कि आखिर भारत भी कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं है, हम भी कदम से कदम बढ़ा के आगे चल रहे हैं दुनिया के साथ। इतिहास को बदलने वाले इस ब्लास्ट की शुरुआत होती है ब्लास्ट के दिन से 2 महीने पहले 10 मार्च 1988 को, जब 182 सीट्स के साथ बीजेपी सरकार रूलिंग पे आई। आते ही पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने सबके सामने ये घोषणा कर दी कि देश की सुरक्षा के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हर एक तरीके को अपनाएंगे, फिर चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट ही क्यों ना हो। पर क्या जनता ये होने देना चाहती थी? शायद हाँ। इसीलिए तो जब प्राइम मिनिस्टर ने 28 मार्च 1988 को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास किया, तब आउट ऑफ 275 वोट्स 260 वोट्स बीजेपी और न्यूक्लियर टेस्ट के फेवर में थे। अब ये वही दिन था जब अटल बिहारी वाजपेयी का इरादा और अटल और मजबूत हो गया। गोल सामने था, बस अब जो बाकी था वो था कौन इसमें काम करेगा और कितने जल्दी हम इसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्योंकि ये समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी को लेकर जोरों शोरों में चर्चा चल रही थी और इसे साइन करने का दबाव इंडिया पर भी बनने लगा था। अगर इंडिया बिना न्यूक्लियर पावर बने सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव बैन ट्रीटी, मतलब जिस ट्रीटी के मुताबिक कोई भी नेशन कहीं भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता, उसे अगर साइन कर देता तो शायद इंडिया को फिर कभी न्यूक्लियर कंट्री बनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट करना समय के साथ और भी जरूरी होते जा रहा था, जिसका पहला कारण था इंटरनेशनल वर्ल्ड में भारत अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन दिखाना चाहता था और इसीलिए उसने न्यूक्लियर टेस्ट के ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया। सेकेंड रीजन, इंडिया को मिनिमम रिलायबल सिक्योरिटी दिलवाना। थर्ड रीजन, पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान और चाइना से इंडिया को बचाना था। और फोर्थ रीजन यही था कि न्यूक्लियर टेस्टिंग, लीस्ट इंटिमिडेशन और खुद की सेफ्टी के लिए भी जरूरी हो गया था, क्योंकि इंडिया की चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देशों से जंग हो चुकी थी और चाइना ने न्यूक्लियर टेस्टिंग भी कर ली थी। इसी सिचुएशन पर अपनी मत रखते हुए चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट अनिल कड़ोकर ने भी कहा कि वो इंडिया के लिए फैसले की घड़ी थी, या तो आर या तो पार की बात थी। यानी इंडिया के सामने 2 ही रास्ते रह गए थे, या तो इंडिया सीटीबीटी साइन करके हमेशा के लिए न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने का सपना भूल जाए, या फिर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर वर्ल्ड के पावरफुल कंट्रीज की गिनती में आ जाए। और इंडिया ने चुना न्यूक्लियर टेस्ट को, जिसके काम की शुरुआत करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 अप्रैल 1998 को इंडिया के टॉप साइंटिस्ट अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम से मुलाकात की, ताकि उन्हें इस ऑपरेशन में लगने वाले समय का पता चल सके। जी हाँ, हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट भी देश को न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने में उतने ही सहयोगी थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि स्मॉल एम इज अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। और इसके चलते देश को एक पावरफुल कंट्री बनाने के सपने में उन्होंने अपनी जान लगा दी। पर उनकी लाइफ सिर्फ ये एक लेसन नहीं देती, उनकी पूरी लाइफ ऐसे ही कई लेसन से सरोबर है, जिनसे आज की जनरेशन अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की सीख ले सकती है। लेकिन जहाँ सुकून से 6 घंटे की नींद और 2 वक्त बैठकर खाने का वक्त लोगों के पास नहीं है, वहाँ 24 घंटे जितने कम समय में किताब पढ़ने का टाइम किसके पास है? और समय तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? और इसी मॉडर्न जमाने की समस्या का रामबाण सोल्यूशन लेकर आया है कुकू एफएम ऐप, जो पर्सनली रिकमेंडेड बाय मी है, जिस पर आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी लाइफ जर्नी ऑडियो फॉर्मेट में मिलेगी। यानी आप बिना अलग से टाइम निकाले बुक को सुन सकते हो, वो भी हिंदी जैसी लैंग्वेज में। यही नहीं, यहाँ पर सोसाइटी एंड कल्चर, सेल्फ हेल्प, रिलीजन जैसे बुक्स भी है। इसके साथ फाइनेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, करियर डेवलपमेंट सभी बुक्स आपको मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में अभी से एम्बार्क कर सकते हो। अब क्योंकि फ्रेंड्स, गेट्स इट फ्लावर, कुकू एफएम दोनों का मिशन जितना हो सके नॉलेज फैलाना है, इसीलिए हमने टीम अप किया है कुकू एफएम के साथ इस कैंपेन में, जिसका नाम है नया
नया साल नया बदलाव। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि 24 से लेकर 31 दिसंबर तक अवेलेबल है। इसमें आपको हजारों से ज्यादा बुक्स मिलेंगे सिर्फ 199 रुपीज ईयर में। आपको बस कूपन कोड यूज करना है NY50 और आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो। सो देर किस बात की है भाई लोग, नया साल नया बदलाव लाने का वक्त आ चुका है। बुक रीडिंग शुरू करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू करो और अपने लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों को बढ़ाओ। दिस इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट यूल एवर मेक ऑन योरसेल्फ। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो रजिस्टर नाउ। जी हां, हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट भी देश को न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने में उतने ही सहयोगी थे। अब्दुल कलाम ने उन्हें बताया कि उनके मुताबिक इस ऑपरेशन में पूरे 1 महीने का वक्त लगने वाला था, जो 10 अप्रैल से 10 मई तक का समय लेता। लेकिन फिर टेस्ट की डेट को 11 मई क्यों रखा गया? क्योंकि इस बीच दिक्कत यह थी कि प्रेसिडेंट रमन नारायण उस समय लैटिन अमेरिका के टूर पर थे। साथ ही खुद 2 में से एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर चिदम्बरम की बेटी की शादी भी इसी बीच थी। इसी कारण इस ऑपरेशन के लिए 11 मई की तारीख को चुना गया। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने एक बार फिर से राजस्थान के पोखरन को रिव्यू करके वहां ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, जो बाय द वे इसके पहले हुए न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए भी चुना गया था। लेकिन पोखरन ही क्यों, कोई और जगह क्यों नहीं? जिनमें से एक ये था कि उसी जगह ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ वहां का वेदर कंडीशन मई तक 50 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता था, जिससे जन्म लेने वाले सैंडस्टॉर्म्स डायरेक्टली न्यूक्लियर टेस्टिंग से कनेक्शन रखते हैं। क्योंकि इंडिया ने ऑपरेशन का काम तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इंडिया के इस ऑपरेशन के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर CIA खड़ी हुई, जिन्हें इंडिया के न्यूक्लियर टेस्टिंग की भनक लगते ही उन्होंने इंडिया पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर दिया। आपको तो पता ही है कि अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया भी उनकी बराबरी कर सके, और इसीलिए वो पुलिस बनकर आ जाते हैं। हम पर पहरेदारी रखने के लिए उन्होंने 4 सैटेलाइट्स को इंस्टॉल किया, पर इंडिया ने हार नहीं मानी, इस मिशन को बंद नहीं किया और इस काम के लिए इंडिया ने 58 इंजीनियर रेजिमेंट के काबिल कंधों पर ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसमें उनकी मदद पोखरन में जन्म लेने वाले सैंडस्टॉर्म कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं के तो चलते इन सैटेलाइट्स का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता। पर सिर्फ सैंडस्टॉर्म्स ही नहीं, 58 इंजीनियर रेजिमेंट ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इस प्रोजेक्ट से जो भी साइंटिस्ट जुड़े थे वो कुछ इस तरह अलर्ट रहते थे कि एक दूसरे से कोड वर्ड में बात करने से लेकर वो कभी ग्रुप में नहीं जाते थे, और साइट पर अगर पहुंचना भी होता तो पहले वो वहां ना जाकर कहीं और से ड्रेस चेंज करके पोखरन साइट पर पहुंचते। और अगर मैं साइट के नजारे की बात करूं तो पोखरन रेंज में टेस्टिंग के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया, जिससे एक बड़ी सुरंग भी बनाई गई, जिसे घास से ढका जाता, और इसी सुरंग से निकाली हुई रेत से ऑफिसर्स छोटे छोटे रेत के टाइल बनाकर उसके नीचे सेंसर केबल्स को छुपाते। और डेजर्ट में एक नए रेत के टाइल बनना एक आम बात थी, जिसपे CIA शक भी नहीं करता। इतना ही नहीं, हर चीज को नेचुरल दिखाने के लिए वेजिटेशन ग्रो करने के साथ साथ ऑफिसर्स ने वहां क्रिकेट पिच लाइव कमेंट्री के लिए मंच और आसपास रंग बिरंगे झंडे भी लगाए, जहां ऑफिसर्स खुद 25-25 ओवर मैच खेला करते थे, ताकि सैटेलाइट न्यूक्लियर टेस्टिंग के प्रोग्रेस को पकड़ा ना जा पाए। अब हमने यहाँ एक अच्छा सा टीम वर्क तो देख ही लिया, पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस न्यूक्लियर टेस्ट में अनियंस का भी बहुत ही बड़ा रोल था, क्या आपको पता है? और सिर्फ एक ही नहीं, दोनों न्यूक्लियर टेस्ट में भारी मात्रा में ऑनियंस का यूज किया गया था। पर ऑनियंस में ऐसा क्या है? तो अनिल ककोडकर की बात माने तो ऑनियंस को न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ दबाकर इसीलिए रखा गया था ताकि जो भी हार्मफुल रेडिएशंस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के टाइम एमिट हो वो एब्जॉर्ब किया जा सके। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हो कि न्यूक्लियर बॉम्ब को ऑनियन लेयर्स के बीच में सैंडविच की तरह रखा गया था, ताकि एक्सप्लोजन रेडिएशंस को लीक होने से रोका जा सके। यानी साइंटिस्टों ने हर मुसीबत से बचने की तैयारी कर ली थी। एंड फाइनली वो दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 11 मई 1998 ऑफिसर्स को आर्मी यूनिफॉर्म में टेस्ट साइट पर ले जाया गया। यहाँ तक कि खुद अब्दुल कलाम भी यूनिफॉर्म में आए थे, ताकि देखने वाली एजेंसीज को लगे कि ऑफिसर्स आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। पर यह तो सिर्फ एक ही पड़ाव था, इंसान आए थे, सिर्फ बॉम्ब आने बाकी थे। न्यूक्लियर बॉम्ब को सेना के 4 ट्रकों के जरिए सुबह के 3 बजे ट्रांसफर किया गया, जो पहले मुंबई से इंडियन एयरफोर्स के जरिए जैसलमेर एयरबेस पर लाए गए और जैसलमेर से पोखरन। ट्रांसफर के टाइम पे किसी को न्यूक्लियर बॉम्ब ट्रांसफर हो रहे हैं इसकी भनक भी ना लगे, इसीलिए उन्होंने इन बॉम्ब्स का नाम व्हाइट हाउस रख दिया। एंड डन। दोपहर 3:43 को पूरे पोखरन की जमीन हिली। इंडिया ही नहीं, दुनिया को पता चला कि इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल रहा और इंडिया
अब एक न्यूक्लियर पावर बन चुकी है। और इस टेस्ट के बाद पोखरण रेंज में 11 और 13 मई को टोटल 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट कर इंडिया पहला ऐसा न्यूक्लियर एनरिचमेंट देश बना जिसने बिना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किए न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। पर 11 मई को हुए तीनों ही टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। एक टेस्ट किया गया था जिसमें ब्लास्ट हुआ था, पर उसके सक्सेस और फेलियर का पता लगने के लिए साइंटिस्टों को टाइम चाहिए था, लेकिन उनके पास टाइम की भी तो कमी थी, क्योंकि उनके आगे अमेरिकन सैटेलाइट जो पहले 40 मिनट से 1 घंटे के टाइम में चलती थी, वो 20 मिनट के टाइम पर चलकर एक बड़े चैलेंज के रूप में खड़ी थी। इसीलिए हालत को संभालते हुए अब्दुल कलाम ने पीएम वाजपेयी को इसकी सूचना दी और पीएम वाजपेयी ने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के जरिए राजस्थान में तूफान आने की घोषणा करवाई। पर इस तरह वो सैटेलाइट को चकमा देने में भले ही सफल रहे, लेकिन इंडिया को इस पूरे टेस्ट का जुर्माना भी भरना पड़ा, क्योंकि लास्ट में भेद तो खुल ही गया। क्योंकि इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जापान और अमेरिका सहित कई बड़े बड़े देशों ने इंडिया पर अलग अलग प्रतिबंध लगा दिए और इस तरीके से इंडिया को कहीं ना कहीं जुर्माना भुगतना पड़ा। ऐसे में इजराइल ही बाय द वे एक ऐसा देश था जिसने इंडिया के इस न्यूक्लियर टेस्ट की तारीफ की और बोला वेल डन इंडिया। पर अमेरिका कहां मानने वाला था और उसने इंडिया और अपने बीच होने वाली फॉरेन टॉक को कैंसिल कर दिया। साथ ही आने वाले 2 साल के दौरान उसने 200 से ज्यादा कंपनी को रेस्ट्रिक्शन की लिस्ट में डाल दिया। और कंपनीज ही नहीं, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड कंपनी को भी नहीं छोड़ा। और कई फर्म्स जो पहले से उनके साथ काम कर रहे थे, उन पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। साथ ही इंडिया पर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए जिन्हें इंडिया को फॉलो करना ही था। जैसे अगर फ्यूचर में वॉर होता है तो इंडिया पहले न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल नहीं करेगा। इंडिया इन फ्यूचर किसी भी नॉन न्यूक्लियर नेशन के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। इंडिया फ्यूचर में किए जाने वाले न्यूक्लियर टेस्टिंग पर टेम्पररी रोक लगाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इंडिया को सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्टिंग की एक्टिविटी कैरी ऑन करने की जरूरत ही क्या थी? वेल, इसका कारण कुछ और नहीं, यूएन के न्यूक्लियर टेस्टिंग पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस थे। रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिव बैन ट्रीटी CTBT, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी नेशन जमीन पर, आसमान में या पानी में कहीं भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता था, जिसका लूप होल निकाला जुगाड़ू इंडियंस ने। मतलब जस्ट इमेजिन ये काम इंडियंस ने कितना ब्यूटीफुली किया। मतलब 3 रेस्ट्रिक्शंस थे और तीनों रेस्ट्रिक्शंस के बीच में जो लूप होल्स थे ना, उसे निकाला और उसको एक्सप्लॉइट किया, ताकि लॉ के सामने हमने कुछ गलत नहीं किया और इंडिया के सामने देखो कर दिखाया पुण्य। एनीवे, लूप होल नंबर 1 था, हमने ब्लास्ट ना हवा में किया, ना पानी में और ना ही जमीन पर। हमने तो उसे जमीन के अंदर किया, जो उस ट्रीटी में आता भी नहीं है। रेस्ट्रिक्शन नंबर 2 जो था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टेस्ट NPT, जिस पर साइन करने वाला कोई भी देश किसी भी दूसरे देश को वो टेक्नोलॉजी नहीं बेच सकता जो न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में काम आती है। पर अगर हम कुछ कंट्रीज को देखें, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान, ये सभी ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने इसमें साइन ही नहीं किया है। रेस्ट्रिक्शन नंबर 3, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG, किसी भी देश को इंडिया को यूरेनियम देना अलाउड नहीं था, क्योंकि यूरेनियम सिर्फ उन देशों को सप्लाई किया जाना था जो CTBT साइन कर चुके हैं। पर इंडिया पर यह रेस्ट्रिक्शन लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो ये बात तब की थी जब इंदिरा गांधी पावर में थी और उन्होंने अपने देश को न्यूक्लियर पावर वाला देश बनाने के लिए अमेरिका से ये कहकर यूरेनियम मंगवाया था कि उन्हें गुजरात के तारापुर में बिजली घर सेटअप करना है। पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अमेरिका ने हमें यूरेनियम भेज भी दिया, लेकिन अमेरिका ने जो यूरेनियम भेजा था वो सिर्फ 20% रिच था, जबकि न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए लगने वाला यूरेनियम 80% रिच होना चाहिए। और इस तरह इंडिया अपने ही फेंके जाल में फंसकर रह गया। जब उसका न्यूक्लियर टेस्ट फेल हुआ और अमेरिका को यूरेनियम मंगवाने की असल वजह पता चल गई, जिसके बाद उसने इंडिया पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। और इस रेस्ट्रिक्शन के चलते और यूएसए से हमारे रिलेशंस को और खराब ना करने के लिए इंदिरा गांधी से लेकर बाकी सभी मिनिस्टर्स ने कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग करने का साहस नहीं जुटाया। मगर इंडिया को इस बात से क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो भी यूरेनियम यूज किया गया था वो इस बार इंडिया ने किसी दूसरे सप्लायर से नहीं लिया था। सो एज यू कैन सी, इंडिया को अगर तुम गलत बोलोगे तो कहां से बोलोगे? लॉ में जो बातें लिखी थी वो सब कुछ इंडिया ने फॉलो किया और फिर भी इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करके दिखाया, वो भी CIA के नाक के नीचे।
अगर आपको एक किस्सा इंटरेस्टिंग लगा भाई लोग तो एक लाइक जरूर ठोकना। इस वीडियो को सभी इंडियंस के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी हमारी कामयाबी पता चले। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले नया साल नया बदलाव, कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। एक अच्छी हैबिट आपकी लाइफ बदल सकती है। सो क्लिक फास्ट, अभी एक्शन लो और डाउनलोड करो कुकू एफएम ऐप। सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर में आपको 1000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगे हिंदी लैंग्वेज में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अगर ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको आगे भी देखते रहना है तो। With that said, as always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!